महाराज जी बता रहे हैं कितने प्रकार की आज के दुनिया में फैमिलीज़ हो गई हैं। महाराज जी के हिसाब से 3 प्रकार की हैं। चलिए जानते हैं। संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो परिवार से नहीं मिलती, पद से भी नहीं मिलती, पैसे से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिलती, अधिकार से नहीं मिलता, कुछ चीज़ें सिर्फ सत्संग से मिलती हैं। बंधु, जो चीज़ें सत्संग से मिलती हैं वो चीज़ें ना परिवार से मिलती हैं, ना पैसे से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है, ना प्रतिष्ठा से मिलती है, ना ताकत से मिलती है, ना बाहुबल से, ना जन समर्थन से। इन सब चीजों से हट करके कुछ चीज मिलती है सत्संग से। आज सुबह सुबह ही मुझे एक बहुत अच्छा बात कही किसी ने कि मैं सोच रहा था कि खजुराहो है, खजुराहो में बहुत अधिकतम मात्रा में ठंडी पड़ती है और इतना बड़ा एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज है यहाँ पर, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, लोग विधान करने के निमित्त से एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे बन चुका है और पूर्णता की ओर है। मैंने अपनी शंका अपने साधर्मी मित्र साधु से रखी कि ठंड बहुत है। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो कहते हैं, महाराज आपको लग रहा है ठंड है? लोग न्यू ईयर मनाने के लिए जब मनाली जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, शिमला जाते हैं, उनसे पूछिए कि इतनी ठंड में वो बर्फ के गोलों के साथ खेल करके जब नया साल मनाने की ताकत रखते हैं तो क्या वो खजुराहो में आकर के विधान करके और सत्संग में बैठ करके न्यू ईयर बनाने की ताकत नहीं रखते? सब रखते हैं। इस बात ने मुझे बहुत हल्का कर दिया। अभी तक मैं सोच रहा था कि बहुत ठंड है, गृहस्थों को बहुत ठंड लगती होगी, लेकिन जैसे ही मुनि महाराज श्री निर्मल सागर जी महाराज ने हमसे बात कही, महाराज कहाँ आप लगे ठंड के बारे में? सूरज सामने चमचमा रहा है, अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ है, लग्जीरियस है, गर्म पानी है, इतने में ठंड की व्यवस्था बहुत कुछ अच्छी है। कश्मीर जाते हैं लोग, शिमला जाते हैं लोग, मनाली जाते हैं न्यू ईयर बनाने के लिए, हिल स्टेशंस में जाते हैं, आबू में जाते हैं और पिकनिक करते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं। अपने यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तब मुझे सही में समझ में आया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परिवार से नहीं मिलती, पद से नहीं मिलती, प्रतिष्ठा से नहीं मिलती, अधिकार से नहीं मिलती। उन चीजों की जरूरत आज पूरी दुनिया को है जो चीज सत्संग से मिलती है। बंधु, 3 तरह के परिवार की कल्पना क्या, यथार्थ में 3 तरह के परिवार आज पूरी दुनिया में चल रहे हैं। एक ज्वाइंट फैमिली होती है। ज्वाइंट फैमिली में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। दादाजी रहते हैं, पिताजी रहते हैं और बच्चा रहता है। बच्चे को संभालने की जवाबदारी पिताजी के ऊपर कम, दादा दादी, बुआ, चाचा, चाची इनके ऊपर ज्यादा रहती है। बच्चा कुछ गलती करता है तो चाचा समझा देते हैं, उसको कुछ चाहिए रहता है तो बुआ दे देती है, माँ समय पे भोजन खिला देती है, सुला देती है, उसको और सजाने संवारने उसकी देखरेख का काम उसके दादा दादी करते हैं। ये एक ज्वाइंट फैमिली है। अपने घर में ऑब्जर्वेशन करके देखिए कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ इस ज्वाइंट फैमिली का सुख आज भी मिल रहा है। कि दादा दादी हैं, दादा रात में खांस रहे हैं तो उसमें दया, करुणा, कंपाइंडनेस, उसके साथ साथ आदमी को उनके सहयोग की भावना जो घर के अंदर विकसित होती है, ये दूसरे परिवारों में नहीं होती। अपने परिवारों में महसूस करिएगा कि कितने परिवार ऐसे हैं जहां पे ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली बहुत सारे आउटपुट को लेकर के रहती है। उसमें आदमी पेशेंस लेवल अपने आप सीख जाता है। जब बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, पिताजी डांटते हैं, दादाजी डांट देते हैं, पिताजी कहते हैं देखो बाबा है ना, बाबा से बहस नहीं करते, उनसे विवाद नहीं करते, अच्छे से झुको, पैर पड़ो, माफी मांगो। दबाव सीखता है बच्चा। और बच्चा इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखता है ज्वाइंट फैमिली में। 3 प्रकार के परिवारों में सबसे पहला है ज्वाइंट फैमिली। दूसरी बंधुओं न्यूक्लियर फैमिली है।
न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? तो आपने एटम को देखा होगा, परमाणु कहते हैं, उसकी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 एटम में होते हैं। न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियर फैमिली में प्रोटॉन अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। आपने इलेक्ट्रॉन को देखा होगा, वो भी अपनी ऑर्बिट में अपने उसमें चक्कर लगा लेता है, एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है। इसके बाद एक न्यूरॉन होता है एटम में, वो न्यूरॉन जो होता है वो उसकी कोई ऑर्बिट नहीं होती, वो दोनों ऑर्बिट के बीच में चुपचाप बैठा रहता है। ऐसे ही एक न्यूक्लियर फैमिली बन गई है कि पिता जो है वो प्रोटॉन का काम करते हैं, प्लस को लेकर के वो अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। उनका जॉब है, उनकी स्कूल है, उनका बिजनेस है, वो अपनी ऑर्बिट में, अपने फ्रेंड सर्किल है, सुबह 8 बजे उठता है, रात को 7 बजे 8 बजे घर में आता है, वो अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। उसकी वाइफ है, अगर वो भी जॉब सेक्टर पे है तो वो भी इलेक्ट्रॉन हो गई, वो अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। एक ऑर्बिट हस्बैंड की हो गई, एक ऑर्बिट वाइफ की हो गई, दोनों अपनी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। बच्चा बेचारा चुपचाप न्यूरॉन्स के जैसे जो है एक जगह पर चुपचाप बैठा रहता है। इमोशंस क्या होते हैं, परिवार क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, कैसे उसको देखा जाता है, संभाला जाता है। बच्चा बेचारा जब भी किसी भीड़ वाले क्षेत्र में जाता है, माँ की तरफ ऐसा देखता है, मम्मा। बोलती क्या हो गया बेटा? फिर मम्मा धीरे से बोलती है, हमारे यहाँ इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल है, इसको क्राउड बिल्कुल भी मेरे बेबी को पसंद नहीं है। क्या? हमारे बेबी को क्राउड पसंद नहीं है महाराज, वो सबके साथ टॉयलेट शेयर नहीं कर सकता, वो क्या नहीं कर सकता महाराज जी, वो भीड़ में रहने का आदी नहीं है। एक्चुअल में आपका बच्चा न्यूक्लियर फैमिली का है, जो किसी भी कंडीशन को एडजस्ट करने के लिए कभी भी आपने उसको तैयार ही नहीं किया। माता पिता अपने बच्चे के साथ दया कर सकते हैं, लेकिन दुनिया और कर्म बच्चों के साथ कभी दया नहीं करता बंधु। दुनिया भी दया करती है क्या? जितने नाज से आप अपने बच्चे को पालते हैं, क्या इतने ही नाज से समाज वाले भी आपके बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं? क्या दुनिया जिसको आप नहीं पहचानते, ट्रेन की जब भीड़ में आपका बच्चा चढ़ेगा, सरवाइव करेगा, तब उस समय भी क्या भीड़ के लोग आपके बच्चे से उसी स्टैंडर्ड में सरवाइव करेंगे जिस स्टैंडर्ड में आप करते हैं? नहीं। लेकिन वो बच्चा बेचारा न्यूरॉन्स के जैसे होकर के न्यूक्लियर फैमिली में चुपचाप बैठा रहता है, अकेले बैठा है। सुबह पापा 8 बजे जॉब में चले गए, 9 बजे मम्मा ने टिफिन पैक कराया, और मम्मा का पे स्केल बहुत अच्छा है, 2 लाख रुपए महीना मिलता है मम्मा को, और पापा को भी इतने ही मिलता है। पापा का तो 1 करोड़ रुपए का पैकेज है। तो बेचारे पापा वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, तो अपने लैपटॉप पे लगे रहते हैं, मम्मा अपने काम में लगी रहती है। और खाना बनाने के लिए महाराज श्री हमारे यहाँ मेडी है ना, मेडी आ जाती है, मेडी सारा काम करती है। रजनी आ गई, रजनी आ गई, जी मैम साहब, बाबा के लिए पोहा बना दो, बाबा के लिए जलेबी बना दो, बाबा को कॉफी दे दो, बाबा को ऐसा कर दो। बेचारी रजनी सब करती है, लेकिन मम्मा कुछ नहीं करती। मम्मा क्या करती है? पैसा कमाती है। पैसा किस लिए कमाती है ये उसको भी नहीं पता। सुविधाओं के लिए पैसा कमाना होता तो सुविधाएं तो संसार में वीआईपीस को बहुत मिलती हैं। सुख के लिए अगर पैसा कमाना है बंधुओं, उसमें भी सुख आपको सुविधाओं से मिलेगा ये कोई जरूरी नहीं है। किसके लिए पैसा कमाते हैं ये ऑब्जेक्ट तब खड़ा होता है जब इस न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले लोगों की जब 1 चाइल्ड पॉलिसी रहती है, एक बच्चा पैदा करना है बस। और उस 1 चाइल्ड पॉलिसी में क्या है कि बाय द वे, भगवान न करे कभी बच्चे को एक्सीडेंटल में होने में कुछ हो जाता है, या बच्चा लॉस हो जाता है, डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, फिर तो उनके पूरी जिंदगी में जो न्यूक्लियर फैमिली वाले लोग होते हैं, इनकी जिंदगी का पूरा इशू ही खत्म हो जाता है। फिर इनकी जिंदगी में शुरुआत होती है फिर शराब से, क्योंकि ये धार्मिक नहीं होते, इनके पास मंदिर जाने का टाइम नहीं होता। तब ये अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के लिए फिर वाइन का, विस्की का, वोदका का, रिम का, जम का इनका सहारा लेते हैं।
और उसी में अपने आप को डूब करके खत्म कर देते हैं। या फिर ऐसे लोग एक आध दो कुत्ता पाल लेंगे, एक आध दो कोई तोता मैना पाल लिया, और महाराज बच्चे के जाने के बाद मैंने इसको अपनी जान से ज्यादा चाहा है। अब बच्चा तो जिंदगी का इशू ना रहा, कुत्ता जिंदगी का इशू बन गया न्यूक्लियर फैमिली वालों के लिए। मेरा डॉगी 1 2 3 4 5, अब वो कोई एक गोरा, एक सफेद, एक लाल, एक काला, वो आकर के मुंह चाटता है। उसके लिए मेम साहब 2 लाख रुपए का जॉब करती है, उसके लिए उसका हस्बैंड 1.25 करोड़ का जॉब करता है। महाराज क्या करें, हमारा बेबी चला गया। अब बेबी चला गया तो फिर महाराज जी बिल्कुल नहीं रहा जाता था। जब से ये डॉगी आया है तब से मेरे लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन रिलीज हो गया है। कुत्ते से मनुष्य अपने विकास के सूत्र देख रहा है। ये न्यूक्लियर फैमिली वालों का बिना सत्संग की लाइफस्टाइल का आउटपुट है। ये ऐसा आउटपुट है कि लोग अपने फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल डॉगी डिमांड करते हैं कि एक पपी पालना है, चाहे कुछ हो जाए। महाराज लोग से आके पूछते हैं, महाराज जैन समाज में पपी पाल सकते हैं? हम कहते हैं पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने पपी पालेंगे उतनी गिर गाय भी घर के अंदर रखनी पड़ेगी। तो महाराज काऊ तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन पपी छोटा सा होता है, घर के चौके में भी जाता है, बाथरूम में भी जाता है, बेडरूम में भी जाता है। उस पपी के बाल पूरे के पूरे घर में ऐसे फैले रहते हैं कि किसी भी दिगंबर साधु का उस घर के अंदर कभी आहार ही नहीं हो सकता। फिर वो पपी कब सू कर दे, कब उसको जाना पड़े, जंगल चला जाए, तो जंगल वो थोड़ी जाएगा कि महाराज जी जैसा कि बोलेगा भाई मुझे जंगल जाना है। उसको तो जहां लगेगी वहीं कर देगा। तो पूरे घर में अशुद्ध का वातावरण, उसकी प्रकृति, उसके स्वभाव के कारण ऐसे घरों में दिगंबर साधुओं का आहार तक नहीं हो पाता है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली वाले लोग जो सत्संग से नहीं जुड़े हैं, वे इस तरीके की लाइफस्टाइल में जीते रहते हैं। बंधु, आप अपने किसी भी वातावरण के आसपास इस तरीके की लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करिए कि जिनके घर की बेटियां ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं और जिनके घर की बेटियां सिंगल फैमिली में रहती हैं, इन बेटियों के लिविंग स्टैंडर्ड में, थिंक स्टैंडर्ड में, ड्रेसिंग सेंस में कितना डिफरेंस है। आपको लगेगा जमीन आसमान का अंतर है। मतलब छोटे छोटे शहर हैं, गांव के शहर कहलाते हैं, उन शहरों में छोटे छोटे ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले लोग घर से बाहर निकलते हैं तो बेटी एक बार दुपट्टा देखती है और इधर पे एक शॉर्ट्स देखती है कि चेंज करो, लेगी हटाओ, शॉर्ट्स पहनो, फिर बाहर निकलो। दोनों का अपना अपना स्टैंडर्ड है। बंधु, क्या लाइफस्टाइल है आप सोचिए। आप देखिए कि ज्वाइंट फैमिली का आउटपुट कितना जबरदस्त है कि अगर पिताजी कहीं बिजी हैं तो छोटे से बच्चे को दादाजी अपने साथ मंदिर ले जाते हैं, पूजा कराना सिखाते हैं, क्षेत्रों में ले जाते हैं, आउटिंग कराते हैं, सब कराते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऑर्बिट में राउंडिंग घूम रहा हो, सरवाइव कर रहा हो, बेचारे न्यूरॉन्स के जैसा बैठा हुआ एक छोटे से बेबी को देखने की चिंता ना पिता की है ना माता की है। कई बार पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो जाए तो पिता को बच्चे से पूछना पड़ता है, क्यों रे कौन सी क्लास में है, तो 6th में कि 7th में है, और इतना हंसी में पूछता है। पिता अपने आप को इसमें स्टैंडर्ड समझता है कि अरे हम इतने बिजी रहते हैं अपने बिजनेस में, हमको तो ये भी पता नहीं है कि हमारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। अब ये भी देखना है कि स्कूल में जाके पढ़ भी रहा है कि कुछ और गढ़ रहा है। लेकिन आप जैसे परिवार के समृद्ध लोग, न्यूक्लियर फैमिली वाले जो लोग होते हैं, वो इस तरीके से पूरी दुनिया में एंजॉय, ईट, ड्रिंक एंड मैरी। वीकेंड में सैटरडे संडे की छुट्टी मिलेगी, वाइफ, हस्बैंड और बच्चे के साथ किसी अच्छे पिज्जा बर्गर के पार्लर में चले जाएंगे, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में चले जाएंगे, किसी अच्छी डांसिंग बार में चले जाएंगे, एक दिन फुल एंजॉय करेंगे और 6 दिन के लिए न्यूरॉन को चुपचाप छोड़ करके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है अपने अपने ऑर्बिट में फिर चक्कर लगाने लगेंगे। ऐसा खतरनाक जीवन आज बहुत सारे लोगों का इस सृष्टि पर होता चला जा रहा है। और सिर्फ 2 फैमिली नहीं है, मैंने कहा ना 3 प्रकार के परिवार इस दुनिया में इंट्रोड्यूस हो गए हैं, आ गए हैं। जमाने ने, गैजेट्स ने आदमी को बहुत मॉडर्नाइज करा है, लेकिन जितना मॉडर्नाइज किया है उतना ही लाइफस्टाइल में स्ट्रेच भी बढ़ाया है।
विश्वास ना हो तो घर के अंदर देख लीजिएगा कितना स्ट्रेच घर के अंदर रहता है। और वो स्ट्रेच जो है एक आध दो दिन का हो, 2-4-6 घंटे का हो तो फिर भी ठीक है, सहनीय है। जब स्ट्रेच जो है वो लाइफ टाइम हो जाता है, तब न्यूक्लियर फैमिली के जो छोटे से बच्चे होते हैं और जो ICSE IB बोर्ड में पढ़ते हैं, और जब इनके दिमाग में कंपटीशन क्रिएट होता है, और कंपटीशन क्रिएट के बाद जब इसमें इनके यहाँ एजुकेशन स्ट्रेच होता है, तब यही बच्चे 10th क्लास में 12th क्लास में सोसाइटी के लिए किसी भी स्थान पे जाकर के अपनी जीवन लीला को खत्म कर देते हैं। इनका सबसे बड़ा कारण कि ज्वाइंट फैमिली में रहने का इनको कभी सौभाग्य ही नहीं मिला। कभी इनको समझ में नहीं आया कि ज्वाइंट फैमिली का आउटपुट क्या है, क्या बेहतरीन जीवन शैली है। यही न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले लोग, यही जॉब करने वाले लोग, जब इनके घर के अंदर एक बेबी होना रहता है तो ये अपने सास ससुर से अपेक्षा रखते हैं कि मम्मा मेरी डिलीवरी होने वाली है, आप यहां पर आकर के मेरा सब कर दीजिए। और जैसे ही सब कुछ अच्छा हो जाता है, फिर वही मम्मा फिर न्यूक्लियर फैमिली वालों का भारी लगने लगती है। धीरे से पति से बोलती है, मम्मा से बोलो 4 महीना हो गया, बहुत होता है, अब निकलो यहां से। है यूज एंड थ्रो पॉलिसी जो है न्यूक्लियर फैमिली की मेंटालिटी बनती चली जा रही है बंधु। और यही न्यूक्लियर फैमिली वाले लोग आज इस नए वर्ष को मनाने के लिए कभी शिमला जाते हैं, कभी मनाली जाते हैं, कभी कश्मीर जाते हैं, यूरोप टूर में जाते हैं। क्रिसमस तो मनाते हैं, लेकिन शांतिनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक मोक्ष कल्याणक नहीं मनाते, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली वालों को कोई बताता ही नहीं है कि भगवान और धर्म भी कोई चीज होती है। इन दोनों फैमिली से ऊपर उठ करके एक और फैमिली है जिसको कहते हैं वायर फैमिली। वायर फैमिली जो है वो ऐसी खतरनाक है कि वो रहती दिखती तो सबके साथ में है, लेकिन रहती वो सिर्फ गैजेट्स के साथ में है। गैजेट्स के साथ में जिनका लाइफस्टाइल है, इनके आपस का प्रेम खत्म, आपस में सहयोग की भावना खत्म। सिर्फ हाई स्पीड का वाईफाई लगा हो, प्रॉपर हमारे पास एप्पल कंपनी का 14+ का एक एंड्रॉइड हो, और मेरा कमरा हो, एक पेप्सी की या कोक की बोतल रखी हो, कुछ चिप्स के पैकेट रखे हो, एक बर्गर रखा हो, और मेरी जिंदगी में कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो अपने घरों में छत में सबसे ऊपर कमरा बना करके रहना पसंद करते हैं कि मेरे कमरे तक किसी को आने की कोई जरूरत नहीं। और ये जो वायर फैमिली वाले लोग हैं, ये अपनी लाइफस्टाइल को पूरा का पूरा अमेजोन से कंट्रोल करते हैं। इनको कुछ भी चाहिए है, ये अपने कमरे में बैठे बैठे वहीं पर एक मैसेज सेंड कर देंगे, और नीचे एक आदमी आएगा 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे 2 दिन 4 दिन बाद आपको एक पैकेट देगा और आपका काम खत्म हो जाएगा। परिवार के लोगों से वायर फैमिली वालों को कोई मतलब नहीं है। फुल टाइम हम गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं, और गैजेट्स में इन्वॉल्व होना तो फिर भी ठीक है, गैजेट में एक डिजिटल डिसीज भी होने लगी है। अभी तो स्किन डिसीज सुना होगा कि बॉडी में कोई रोग आ जाता है तो डिसीज है, लेकिन एक डिजिटल डिसीज भी है बंधुओं। वो डिजिटल डिसीज क्या है? सबसे पहले उनके अंदर जो है फबिंग स्टार्ट होता है। फबिंग मतलब फोन प्लस नबिंग इक्वल टू फबिंग। ये डिजिटल वायर जो फैमिली वाले लोग हैं, ये फोन प्लस नबिंग क्या करते हैं, ये गुरु के पास भी बैठे रहेंगे, महाराज जी के पास बैठे हैं, महाराज जी से बात चल रही है, बात चलते चलते फोन की घंटी बजी। अब बात कर रहे थे आप धर्म की, एकदम से फोन उठाया, हाँ भाई साहब, हाँ सुन रहा हूँ, हाँ ठीक ठीक ठीक, अभी मैं महाराज जी के पास बैठा हूं और हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, हाँ दे तो दिया था हमने, आप तो बता तो रहे थे, हाँ 1500 रुपए का है। अब ये क्या है, ये इतना बड़ा बैड मैनर्स है फबिंग का कि ये फोन प्लस नबिंग कि सामने वाले व्यक्ति को आपका एंड्रॉइड 1 मिनट में बिना एक्सक्यूज किए इग्नोर कर देता है। आप आचार्य जी के सामने बैठे हैं और फोन आ गया, आपने फोन उठा करके चेक करने लगे, इसको इट्स ए बैड मैनर्स। पहले आपको पूछना चाहिए, एक्सक्यूज मी मेरा थोड़ा कॉल है, आप कहें तो क्या मैं बात कर लूं? महाराज जी 2 मिनट के लिए मैं बाहर होके आता हूं, ऐसा पूछ करके फिर आपको किसी साधु के सामने अपना फोन उठाना चाहिए था। लेकिन गैजेट्स को चलाने वाले लोग जो होते हैं वो गुरुओं से बात करते करते अपने काम में लग जाते हैं। महाराज का वैल्यू उन्होंने 2 कौड़ी का कर दिया। इतने बड़े साधु,
पहली बार दर्शन मिल रहे हैं, पहली बार हम उससे बात कर रहे हैं, उसके बीच में किसी व्यक्ति का फोन आ गया और हम उससे हाय हेलो में लग गए। उनने कहा आपको बर्थडे विश करना था, हाँ ठीक है। ये सोचा नहीं कि हमारे सामने जो एक ईश्वरी सत्ता को लेकर के साधक बैठे हैं, उनके सामने मुझे फोन उनकी अनुमति के बिना नहीं उठाना है, उनकी अनुमति के बिना उनके कमरे में मुझे अपना स्विच ऑन नहीं करना है। आते ही साथ शुरू हो गए, महाराज मम्मा है आशीर्वाद दे दीजिए, अब मम्मी को आशीर्वाद दे दो। भाषा बिल्कुल बदल जाती है। पहले पूछिए क्या मैं अपनी माँ को आपके दर्शन करा दूं? अगर महाराज अनुमति दे दे, महाराज आपको बोल दे कि हाँ देख लो, उनको संतुष्टि मिल जाए तो भी ठीक है। अब माँ रोटी बना रही है, मम्मा ये महाराज जी दर्शन कर लो, सामने मोबाइल दिखाना शुरू कर दिया। इट्स ए 100% बैड मैनर्स, 101%। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहां जो मिलता है, जो सत्संग से मिलता है, वो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता। जितने ऊंचे साधु के पास जाओ, उतनी ऊंची सावधानी लेकर के जाओ। इनको क्या बुरा लग जाएगा, पहले से सोचो। किसी भी बड़े आदमी से मिलने से पहले उसके बायलॉज को और उसके कॉन्स्टिट्यूशंस को आप पहले से पता कर लेते हैं, उसका प्रोटोकॉल देख लेते हैं कि इतने बड़ा आदमी है, प्रोटोकॉल में क्या चाहिए, जेब में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा नैल कटर भी मिल जाए प्रधानमंत्री के पास में, आपको उठा के अरेस्ट कर देते हैं कि प्रधानमंत्री के एरिया में आपकी जेब में नैल कटर क्यों आया, आप क्या करना चाहते थे नैल कटर से, इतनी छोटी सी बात से। अगर फाउंटेन पेन भी अगर आपके पास मिल गया, हो सकता है आपके फाउंटेन पेन में कुछ हो, तो उसके भी ऊपर पूरा डिटेक्ट कर दिया जाता है। और आचार्य श्री गुरुवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आसपास जब आप लोग रहते हैं और वहां पर आप उनका प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं करते हैं कि कितने डिस्टेंस में हमको गुरुदेव के दर्शन करने हैं, उनके पास जाने से पहले उनसे अनुमति लेनी पड़ती है। गुरुदेव मैं आपके औरे में आकर के आपका दर्शन करना चाहता हूं, अनुमति है? जब वो कुछ ना कहें, सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुरा भी दें, सर झुका के थोड़ा सा मुस्कुरा दें, तो समझ लेना अनुमति है। लेकिन बिना अनुमति लिए आप गुरुदेव के कमरे में घुसते हैं, इतने बड़े साधु के किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं, और वहां पहुंच करके आचार्य भक्ति चल रही है, गुरुदेव विहार कर रहे हैं, गुरुदेव किसी से चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जर्मनी में, इंग्लैंड में, यूरोप में चले जाइए, एक पिक्चर लेने से पहले पूछा जाता है क्या मैं आई टेक 1 फोटो प्लीज। जब परमिशन अलाउड होता है तब जाकर के आप फोटो खींचते हैं। लेकिन गुरुदेव के पास जाकर के ये फॉविंग करने वाले लोग जो है वो किस तरीके का व्यवहार करते हैं, और उसमें हो सकता है आप भी शामिल हो, आप भी ऐसा करते हो। इस बार इसको सुन करके हमें इस चीज को सुधारना है कि आचार्य श्री जी के 10 फुट तक किसी भी व्यक्ति को बिना पूछे प्रवेश नहीं करना चाहिए। 10 फुट तक आचार्य श्री जी को आपकी आवाज बहुत साफ सुथरी समझ में आती है, उनकी बॉडी को टच नहीं करना है, उनको दूर से रहकर के उनके साथ व्यवहार करना है। वे दुनिया के इतने बड़े महापुरुष हैं जो इस सदी पर ऐसे संत बार बार नहीं आते बंधुओं। उन संतों का सदुपयोग करिए। उनको भी फ्रस्ट्रेशन होता होगा ना, इंसान है, किसी की बॉडी की बैड स्मेल होती है, किसी के बात करने का अपना तरीका होता है, उनका खुद का मूड कैसा है, ये सब आपने बिना देखे अपने घुस गए, परिवार को लेकर के शुरू हो गए, चिल्लाने लगे जयकारा गुरुदेव का, हर माँ का बच्चा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो, ऐसे ऐसे नारे लगाने लगे। आपने कभी सुना भी, पूछा भी गुरुदेव से कि मैं इतना तेज आपके कानों के सामने आकर के 80 डेसिबल का साउंड जनरेट करता हूं, आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है?